नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, निरंतर अपने इस अध्ययन अध्यापन कार्य को हम सुचारू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और निरंतर अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की मैं बात कर रहा हूँ। विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 पुष्पी पादपों का सारी, जो अभी अपने इसका क्रम जारी है। तो मैं कुछ आपको आवश्यक सूचना भी दे रहा हूँ जो आप थोड़ा ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अभी सरकार की ओर से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुछ आपके कोर्स में संशोधन किया गया है, अर्थात जो कोर्स अभी समय के अनुसार कम किया गया है। तो उसमें से कुछ भाग भी है जो शायद हमने अध्ययन भी कर लिया है, उसमें से भी कुछ भाग हटा दिया गया है और शेष भाग जो हमारे अभी बाकी है अध्ययन का, उसमें से भी जो हटा दिया गया है। तो जो भाग हमने पढ़ लिया है, यानी कि जिसका अध्ययन हमने कर लिया है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर हटे हैं या कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। और निरंतर जब आप इसको पढ़ते रहें और जब भी ये होगा मैं आपको क्लास में बिल्कुल कौन कौन से हटे जो बताऊँगा। आगे का जो अध्ययन होगा उसमें से भी जो हटे हैं उसको हम छोड़ते जाएंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उसमें कौन कौन से चैप्टर हटे हैं ये बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। कुछ आवश्यक बुक्स जो हैं अभी आपके पास भी नहीं होगी, इस कारण से एक बार जो आपको पढ़ाएगा उसको निरंतर जारी रखें और अगले से जो आपको पढ़ाया जाएगा और जो संशोधित जो पाठ्यक्रम आया है उसके अनुसार ही मैं आपको अध्ययन यहाँ करवाऊँगा। तो अच्छे से इसको समझ लें, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। निरंतर अपना कार्य जारी रखें, क्योंकि साइंस जो आपने विषय लिया यहाँ पर 11th जो क्लास है वो आपके लिए नींव है। यहाँ पर जितना नॉलेज आप अपडेट करेंगे उतना बेनिफिट आपको होगा, यानी कि अधिक से अधिक ज्ञान को आप अर्जित करें। तो जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है पुष्पी पादपों का शरीर, शरीर का मतलब होता है पुष्पी पादपों के प्ररोढ़ मूल तंत्र जो भाग है उसके आंतरिक भागों का अध्ययन करना ही शरीर कहलाता है। तो आपने विभिन्न प्रकार के जो बिंदुवार अध्ययन कर लिया है, तो ये कुछ एक टॉपिक रह गया। हालांकि सारे टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में डाल रखे हैं, तो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगा वो भी आपको बढ़ेगा। तो ये सारे चैप्टर जो अभी ये जो चैप्टर चल रहा है शरीर वाला, ये आपके प्रैक्टिकल का है। फिर भी यहाँ पर हम इसको पूरा अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका ये अंतिम जो आज इसकी क्लास है इससे चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर करेंगे तो इसको भी हम पूरा करें, क्योंकि इसमें कंप्लीट भाग आपको प्रैक्टिकल में देखने मिलेगा। इसलिए किसी प्रकार की आपको घबराहट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। तो आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, पादप जो होते हैं, जो पौधे जो होते हैं, वो आवश्यक पोषक पदार्थ, जल और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ग्रहण कर उनकी लंबाई जो है निरंतर बढ़ती जाती है। तो लंबाई जो बढ़ती है, यानी कि जड़ और तना जो होते हैं लंबाई में शीर्षस्थ विभुजोतक से बनते हैं, यानी कि उनके ऊपर का जो टॉप जो विभुजोतक उत्तक होता है, जिससे जड़ और तना जो है पृथ्वी के मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ता है और जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ यानी कि पृथ्वी की ओर अंदर जाता है। तो इनके शीर्षस्थ भाग का जो उत्तक होता है शीर्षस्थ विभुजोतक कहते हैं। निरंतर वृद्धि करते हुए आगे वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार की जो वृद्धि होगी उसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो द्वितीयक वृद्धि है। तो यहाँ पर देखें प्राथमिक वृद्धि, अभी जो आपने पढ़ा प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त मोटाई में बढ़ना, यानी कि लंबाई तो उस प्लांट की बढ़ी रही है, लेकिन आप देखें तना जो है वो धीरे धीरे मोटाई में वृद्धि करता है। दुबले पतले तने को भी देखा होगा, छोटे पेट को भी देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे तना जो है वो मोटा होता जाता है। तो प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त मोटाई में बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। और प्रमुख उत्तर जो द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं, यानी कि द्वितीयक वृद्धि किसमें होती है, जिसमें कैम्बियम की उपस्थिति होती है, और जिसमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखें, लंबाई के अतिरिक्त मोटाई में बढ़ना द्वितीयक वृद्धि और कैम्बियम की उपस्थिति से ये द्वितीयक वृद्धि होती है। प्रमुख उत्तक, यानी कि उत्तक किसे कहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा और अभी यहाँ पर भी पढ़ा है।
द्वितीय वृद्धि में भाग लेने वाले जो ऊतक है, पार्श्वीय मेरिस्टेम यानी कि विभुज्योतक ऊतक शीर्षस्थ भाग में जो होते हैं, पार्श्व में संवहन कैम्बियम, संवहन ऊतक के बारे में आपने पढ़ा है, जाइलम फ्लोएम और कार्प कैम्बियम। तो यहाँ पर आप देखें पार्श्वीय मेरिस्टेम जो ऊतक होते हैं वो निरंतर एक पादप के विभिन्न भागों को बढ़ाते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं और पार्श्वीय मेरिस्टेम के कारण उनकी लंबाई जो है वो बढ़ती जाती है, उसके आसपास के फ्लावर्स वाले जो भाग है वो खिलते हैं। इस प्रकार से मेरिस्टेम यानी कि पार्श्वीय मेरिस्टेम। संवहन कैम्बियम, संवहन बंडल का काम यही है जल का संवहन करना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इस संवहन कैम्बियम के माध्यम से संपन्न होते हैं, जिससे पादप निरंतर ग्रोथ कर सके, वृद्धि कर सके। कार्प कैम्बियम में जब पुरानी कोशिका या पुराने ऊतक धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं तो उसकी जगह नए ऊतक या नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। तो कार्प कैम्बियम में पुरानी जो कोशिकाएं होती है, जिसे आपने देखा होगा तने के ऊपर के जो भाग है वो धीरे धीरे खुलते जाते हैं और नए जो भाग है वो या नए ऊतक या कोशिकाएं बनती जाती है। तो कार्प कैम्बियम में इस प्रकार से नई कोशिकाओं का बनना कार्प कैम्बियम या कार्प ऊतक में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आप देखें द्वितीय वृद्धि कैम्बियम की उपस्थिति, मोटाई में बढ़ना, लंबाई के साथ साथ मोटाई में बढ़ना द्वितीय वृद्धि कहलाती है। और ये कुछ प्रमुख विषय जिसमें कैम्बियम पाए जाते हैं उनमें यह पाया जाता है। अब इसके अलावा आपके बुक में कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। बसंत दारू या शरद दारू, बसंत ऋतु और शरद ऋतु में देखें आप लोग, बसंत ऋतु में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है। आप ध्यान रखें, बसंत ऋतु जो होती है उसमें कैम्बियम सर्वाधिक सक्रिय होता है और वाहिकाएं चौड़ी होती जाती है, यानी कि वाहिकाओं का जो आकार है बढ़ता जाता है। और सर्दियों में कैम्बियम जो होता है वो कम सक्रिय होता है, सर्दियों में कम सक्रिय हो जाती है, इसलिए वाहिकाएं सक्रिय हो जाती है। तो बसंत ऋतु में कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है, वाहिकाएं अधिक चौड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार से जो काष्ठ बनती है उसे शरद दारू कहते हैं, और बसंत दारू कहते हैं। और शरद ऋतु में यानी कि सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय होता है, जिससे वाहिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, इसे शरद काष्ठ कहते हैं। और साथ में एक वार्षिक वलय जो होता है वो आप लोग देख पाएंगे इसमें, जब इसका अनुप्रस्थ काट आप काटेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल ये नॉलेज अपडेट होगा। वार्षिक वलय जो होते हैं उसको गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये प्रश्न जो कंपटीशन में कहीं बैठे हैं तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं जिसको आपको इस प्रकार से अध्ययन करना होता है। इसके बाद अंतःकाष्ठ और रसदार, यहाँ पर भी अलग अलग एक नंबर की कभी परिभाषाएं पूछें तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अंतःकाष्ठ लंबी आयु के जो वृक्ष होते हैं, या कभी लकड़ी को जिससे कटे हुए भाग को आपको देखा होगा, बीच का बिल्कुल डार्क वाला भाग होता है, इसके बाद हल्का सा लाइट वाला भाग होता है, इससे और लाइट और लास्ट में और बिल्कुल व्हाइट कलर का भाग। तो लंबी आयु के जो वृक्ष जो होते हैं उनमें द्वितीय जाइलम का अधिकांश भाग काले या भूरे रंग का दिखाई देता है, इसे अंतःकाष्ठ कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा लकड़ी को कटे हुए भाग इस प्रकार से जो राउंड बने होते हैं। तो लंबी आयु वाले जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, इसमें सेकेंडरी जाइलम जो है का अधिकांश भाग काले भूरे रंग का हो जाता है, और जिसे हम अंतःकाष्ठ या कठोर दारू कहते हैं, अंतःकाष्ठ या कठोर दारू कहते हैं। और द्वितीय जाइलम की परिधि के क्षेत्र को हम रसदार कहते हैं। द्वितीय जाइलम की परिधि का जो क्षेत्र होता है उसे हम रसदारू कहते हैं। तो यहाँ पर कोई ये परिभाषाएं चार, बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ, अंतःकाष्ठ और रसदारू, ये कुल छोटी छोटी परिभाषाएं जिसे आप एक एक नंबर की बिल्कुल इसको रीडिंग कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या है परीक्षा में इस प्रकार के भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, एक एक नंबर की डेफिनेशन हो गई, पार्श्वीय संवहन और कार्प कैम्बियम के बारे में छोटी सी जानकारी हो गई। इसके बाद और कुछ भाग जो रह गया है जो मैं आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूँ आज, जिससे कि एक बार आपका सारी जो पुष्पी पादपों का सारी का जो चैप्टर है पूरा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज का है, और इस प्रैक्टिकल में इसका सिलेबस भी रखा है इसका।
तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान कर लें, बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं जो अब हटा दिए गए हैं उसको या नहीं पढ़ाते हो, आगे जो भी आपके कोर्स में है उसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। और बाकी जितना भी नॉलेज आपने लिया है उसको निरंतर जारी रखें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आगे अगली क्लासों में आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। इसलिए अध्ययन जो है करते रहें, किसी प्रकार से आप इसमें कोई नुकसान में नहीं रहेंगे। और बहुत ही जल्दी जो है आपका ये धीरे धीरे कोर्स भी हमारा आगे बढ़ रहा है और प्रैक्टिकल वर्क भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, जिससे कि आप घर बैठ कर आराम से किस प्रकार से प्रैक्टिकल वर्क हमको करना है ये भी आपको बताया जाएगा। साथ में प्रैक्टिकल के लिए हम स्वयं प्रयोगशाला में देखेंगे, करेंगे तो अपने आप उसको हम सीखेंगे। तो तब तक जो है अपना ये कार्य जारी रखें, निरंतर इसका अध्ययन आप जारी रखें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और आगे भी आपको बहुत सारी बातें जो हैं वीडियो नोट्स के माध्यम से बताई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।